नालंदा विश्वविद्यालय ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। ज्ञान की, विनाश की और फिर एक ऐसी जबरदस्त वापसी की कहानी जो सदियों तक सुनाई जाएगी। तो चलिए आज इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। सोचिए, पूरे 827 साल इतने लंबे इंतजार के बाद भारत को अपना वो खोया हुआ गौरव वापस मिला है। अभी हाल ही में 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के एकदम नए शानदार कैंपस का उद्घाटन हुआ और सच कहूं तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही गर्व का पल था। लेकिन जहां एक तरफ जश्न था, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक पुरानी बहस ने फिर से जोर पकड़ लिया। #ब्राह्मण बर नालंदा जैसे हैशटैग्स वायरल होने लगे और इसने एक ऐसे सवाल को फिर से सबके सामने ला दिया जो सदियों से पूछा जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर सच क्या है नालंदा के उस भयानक पतन की और आज उसके इस जबरदस्त पुनर्जन्म की असली कहानी क्या है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि आज का ये पुनर्जन्म इतना खास क्यों है, पहले ये जानना जरूरी है कि हमने खोया क्या था। उस जमाने का नालंदा वो कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो तो ज्ञान का एक ऐसा सूरज था जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलती थी। जरा कल्पना कीजिए, एक ही जगह पर 10,000 स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स सिर्फ भारत से नहीं बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत, मतलब पूरे एशिया से आते थे। उस जमाने में ये कोई छोटी बात नहीं थी। और टीचर्स, 10,000 स्टूडेंट्स के लिए 1500 टीचर्स, मतलब मोटे तौर पर हर 7 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। आज भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में ऐसा रेशियो मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन नालंदा का असली खजाना थी उसकी लाइब्रेरी धर्मगंज। कहते हैं कि इसमें करीब करीब 90 लाख, जी हां 9 मिलियन हाथ से लिखी किताबें और पांडुलिपियां थी, मतलब ज्ञान का एक पूरा महासागर। और नालंदा अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। यहाँ का एडमिशन टेस्ट पता है कौन लेता था? कोई प्रोफेसर नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के गेटकीपर्स जो कई भाषाएं जानते थे। ये पूरी तरह से पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट थी। इसका खर्च 200 से ज्यादा गांवों से आने वाले टैक्स से चलता था। यहाँ तक कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हॉस्टल थे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और मशहूर चीनी स्कॉलर ह्यूएनसांग, ये सब यहीं के एलुमनाय थे। तो फिर सवाल उठता है कि ज्ञान के इस इतने बड़े गढ़ का अंत कैसे हुआ? ये वो सवाल है जिस पर सदियों से बहस छिड़ी हुई है। चलिए जरा सबूतों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। नालंदा के विनाश को लेकर देखिए, मुख्य रूप से 2 थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थ्योरी कहती है कि इसे एक तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने तबाह किया, और दूसरी थ्योरी का मानना है कि 2 हिंदू तपस्वियों ने बदला लेने के लिए इसमें आग लगा दी थी। अच्छा, खिलजी वाली कहानी तो बहुत सुनी सुनाई जाती है। कहते हैं कि एक बार वो बहुत बीमार पड़ा, उसके अपने हकीमों से कुछ नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा के हेड स्कॉलर राहुल श्री भद्र के पास जाने को कहा। खिलजी ने शर्त रख दी कि वो कोई भारतीय दवा नहीं लेगा। तो आचार्य ने भी कमाल किया, उन्होंने उसे पढ़ने के लिए कुरान दी, जिसके पन्नों पर एक खास दवा का लेप लगा दिया था जो दिखाई नहीं देता था। जैसे जैसे खिलजी पन्ने पलटता गया, वो ठीक होता गया। लेकिन ठीक होते ही उसे गुस्सा आ गया कि इन लोगों के पास उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है, और बस इसी जलन और गुस्से में उसने नालंदा को तबाह करने का हुक्म दे दिया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी हमें मिलती है तिब्बती बौद्ध ग्रंथों से। इसके मुताबिक 2 हिंदू तपस्वी, जिन्हें तीर्थिक कहा गया था, नालंदा आए थे। वहां कुछ नौजवान बौद्ध भिक्षुओं ने मजाक में उन पर गंदा पानी फेंक दिया। बस अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उन तपस्वियों ने एक अग्नि यज्ञ किया, और कहते हैं कि उसी यज्ञ की आग से लाइब्रेरी जल के राख हो गई। तो अब इन दोनों कहानियों में से कौन सी ज्यादा भरोसेमंद है? इसके लिए हमें इनके सोर्सेस को देखना होगा। देखिए, जो खिलजी वाली कहानी है उसका जिक्र मिलता है 13वीं सदी के इतिहासकार मिनहाज उस सिराज की किताब तबकाते नासिरी में। मतलब ये उसी दौर में लिखी गई जब ये घटना हुई। वहीं दूसरी तरफ जो तपस्वियों वाली कहानी है वो हमें मिलती है 17वीं-18वीं सदी के तिब्बती टेक्स्ट्स में, यानी घटना के करीब 400-500 साल बाद। तो जाहिर है दोनों सोर्सेस के बीच एक बड़ा टाइम गैप है। वजह जो भी हो, सच तो यह है कि नालंदा को तबाह कर दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। 800 साल के अंधेरे के बाद उन खंडहरों से एक नई सुबह हुई। चलिए इस वापसी की कहानी देखते हैं।
इसकी शुरुआत हुई साल 2006 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस सपने को फिर से जगाया। फिर 2010 में संसद से कानून पास हुआ। 2014 में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स के साथ एक टेम्पररी जगह पर पहला सेशन शुरू हुआ, और अब 2024 में ये सपना एक शानदार हकीकत बन चुका है। तो कैसा है आज का ये नया नालंदा? ये सिर्फ कुछ इमारतें नहीं है, बल्कि ये भविष्य की एक सोच है। ये नया कैंपस 455 एकड़ में फैला है, और इसकी सबसे खास बात है इसका इको फ्रेंडली डिज़ाइन। ये एक नेट ज़ीरो कैंपस है, मतलब ज़ीरो एनर्जी कंजम्पशन, ज़ीरो वाटर वेस्ट और ज़ीरो वेस्ट आउटपुट। ये 100% सोलर पावर पर चलता है। यहाँ 100 एकड़ का एक बहुत बड़ा तालाब भी है, और हाँ, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का भी प्लान है। तो भारत के लिए इस यूनिवर्सिटी का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कहीं ज़्यादा है। इसका मकसद है भारत को एक बार फिर दुनिया का नॉलेज हब बनाना, दूसरे देशों से रिश्ते बेहतर करना, और दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर को और बढ़ाना। एक तरह से देखा जाए तो ये कुछ नया नहीं है, ये तो अपनी ही जड़ों की तरफ एक वापसी है, उस दौर में लौटने की कोशिश जब भारत सच में दुनिया का ज्ञान गुरु था। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये नया नालंदा अपने पुराने गौरव को दोबारा हासिल कर पाएगा? क्या ये एक बार फिर दुनिया के लिए ज्ञान की वही रोशनी बन सकेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।